जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित छाबड़ा। आज हम बात करेंगे ठप संसद की और बंद भारत की और इन सब से बेअसर प्रधानमंत्री की। संसद ठप, देश बंद। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश, असफर फरीदी और टीम अन्ना के सदस्य गोपाल राय। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद लालजी टंडन। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन पहले देख लेते हैं ठप संसद और बंद देश के हालात, लेकिन प्रधानमंत्री को है सिर्फ अपनी सरकार की गिनती की चिंता। ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ के लिया। कुछ इसी सख्त अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों से बातचीत करके ये साफ कर दिया कि रिटेल में एफडीआई के फैसले को सरकार वापस नहीं लेगी, क्योंकि रोल बैक का संदेश गलत जाएगा। इसलिए पीएम ने सरकार की स्थिति साफ कर दी है। लेकिन उनके इस रुख से संसद से सड़क तक पसरे संग्राम का अब लंबा खिंचना तय हो गया है। गैर यूपीए शासित राज्यों के साथ साथ यूपीए शासित राज्यों में भी भारत बंद सफल रहा, लेकिन सरकार को चिंता सड़क से ज्यादा संसद में जारी संग्राम की है। तभी पीएम ने आज डीएमके, टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों से बात की और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि संसद में वोटिंग की हालत में वो सरकार के पक्ष में वोट दें। डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है, लेकिन टीएमसी ज्यादा से ज्यादा गैर हाजिर रह सकती है। ऐसी हालत में भी सरकार खुद को बेफिक्र नहीं समझ सकती, क्योंकि तब आरजेडी और कुछ निर्दलीयों के साथ भी आंकड़ों के हिसाब से सरकार मजबूत नजर नहीं आती। उसे मालूम है कि संसद में बहुमत एफडीआई के खिलाफ है, वो खतरा मोल नहीं ले सकती, इसलिए वक्त ले रही है। ये पहली बार हुआ है कि संसद में किसी एक मुद्दे पर विपक्ष इस कदर एक नजर आ रहा हो। रिटेल में एफडीआई का फैसला करके सरकार ने सत्र का एजेंडा खुद तय करने की सोची थी, लेकिन पासा ऐसा पड़ा कि बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रही है। लेकिन अपनी गिनती दुरुस्त करने की उम्मीद लगाए कांग्रेस विपक्ष को चुनौती दे रही है कि अगर हिम्मत है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सच तो यह है कि एफडीआई के मुद्दे पर वोटिंग के हालात में न तो कांग्रेस निश्चिंत है और न ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने का जोखिम ले सकता है, क्योंकि संसद में नूरा कुश्ती करने वाली पार्टियां कब किधर पलटी मार जाएं कहा नहीं जा सकता। ऐसी हालत में संसद का गतिरोध न सिर्फ शुक्रवार को भी जारी रहेगा, बल्कि अगले हफ्ते बुधवार को जब संसद बैठेगी तब भी सुलह का रास्ता तैयार होने की उम्मीद नजर नहीं आती। जानकारों का तो ये भी कहना है कि फिक्स न सिर्फ सरकार का रिटेल में एफडीआई का फैसला है, बल्कि संसद का गतिरोध भी फिक्स है। रिटेल पर वोटिंग का रण अगर हुआ तो जीत किसी की भी हो, संसद को बाधित करने के बहाने कई हैं। ऐसे में अगर 2010 के शीतकालीन सत्र की कहानी दोहराई भी जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। व्यापारी तो सड़क पर उतर ही चुके हैं। सत्र के बाद एक बार फिर मैं हूं अन्ना कहने वाले लोकपाल की लड़ाई लेकर उतरेंगे, क्योंकि अन्ना की 27 दिसंबर की तारीख भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। संसद ठप, देश बंद, जिम्मेदार कौन? चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश हैं, असफर फरीदी हैं और टीम अन्ना के सदस्य गोपाल राय भी हमारे साथ हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे साथ है बीजेपी सांसद लालजी टंडन। सबसे पहले चलते हैं लालजी टंडन जी के पास। टंडन साहब, सबसे पहले आज शाहनवाज हुसैन ने, उसके बाद एसएस आहलूवालिया साहब ने यह दावा किया कि सरकार के पास इस वोटिंग का सामना करने के लिए मत नहीं है, वो अल्पमत में है। लेकिन उधर से चुनौती ये आई आपके लिए कि अगर आपके पास, पूरे विपक्ष के पास आंकड़े हैं तो अविश्वास प्रस्ताव लाएं। इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी तो जो कार्य स्थगन है इसी पे वोटिंग करा लें। जब उसके सहयोगी दल जो हैं वो वेल में आ रहे हैं, पहले वो ही आ रहे हैं और कांग्रेस के अंदर खुला विद्रोह हो रहा है इस बात के ऊपर, तो जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें उसके पास बहुमत नहीं है। और इसीलिए वो सारे विषयों को किनारे करके ये जानबूझकर कि संसद न चल पाए ऐसी स्थिति बना रहे हैं। ये लोकतंत्र में बड़ी खतरनाक बात है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी है सबको विश्वास में लेके ऐसे महत्वपूर्ण फैसले करे और संसद को उसमें विश्वास में ले, वो संसद को
स्वयं बाधित कर रही है चलने में जी। इसमें हमारी तो मुद्दा है, लेकिन अगर कभी भी देखिए कि शुरुआत कहां से होती है, और वो शुरुआत सब सत्ता पक्ष के या उनके सहयोगी दलों की तरफ से ज्यादा होती है जी। और हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और ये मुद्दा सबसे पहले हमारे उठाए होने के कारण हमें तो उस पर लड़ाई लड़नी ही है जी। इसलिए ये अगर उनको हिम्मत है तो जो कार्य स्थगन इसके ऊपर पेश है उसको स्वीकार कराएं और उसके ऊपर बहस करा के मतदान करा दें। जी के जी सुरेश जी, हम इन दो हालातों को कंपेयर कर सकते हैं, 2008 में जो हालात थे संसद में वोटिंग के और आज जो हालात हैं, या एफडीआई का मुद्दा जो आज है पहले न्यूक्लियर समझौते का था, परमाणु समझौते का, क्या उन दो हालातों को देख सकते हैं? पीएम उस वक्त, पीएम आज, एक जैसा लगता है ये दो हालात? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ सिमिलरिटीज जरूर हैं जी। और खासकर ये कि सपोर्टिंग पार्टीज जो है वहां वामपंथी थे उस वक्त, इस वक्त टीएमसी है। इस वक्त टीएमसी है। लेकिन मुझे नहीं फ्रैंकली लगता कि सरकार के अस्तित्व के लिए कोई खतरा है जी। लेकिन साथ ही साथ ये पूरा मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से संवादहीनता सबसे बड़ी रीजन रही है। सबसे बड़ा उन्होंने कहीं भी एफडीआई क्या है इस पर एक व्यापक चर्चा पूरे देश भर में हो जी। इसमें इन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ जो है चर्चा नहीं की जी। इन्होंने जो है आपके जो आम जनता है उनके साथ नहीं किया, मीडिया के साथ नहीं किया, जो स्टेक होल्डर्स जिनको कहते हैं उनको आपने एजुकेट करने की कोशिश ही नहीं की। मैं खुद मानता हूं कि मैं एफडीआई का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी साथ में कहता हूं कि जिस तरह की कई मिथ्याएं भी हैं जो एफडीआई के बारे में फैलाई गई है, तो उसको भी दुरुस्त करने की कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी है कि सरकार का या तो आप इनको कहिए कि एक एरोगेंस, अहंकार, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि हमें तो किससे पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद फैसला ले लेंगे। ये जो एक सोच है ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जहां अपने आप, ये आपने देखा हर प्रकरण में आपने पूरा जिस तरीके से नागरिक समाज के साथ लोकपाल के मुद्दे पर जो डील किया गया वो पूरा एक एडहॉकिज्म था, बिल्कुल वैसा ही एक तरह का रवैया थ्रू आउट रहा है, जहां आपने अपने सहयोगी दल, दूसरे दल और जो स्टेक होल्डर्स है इनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, इनको एक व्यापक चर्चा के, अचानक सुबह आप खबर में पढ़ते हैं, शाम को जो है बता दिया जाता है कि भाई एफडीआई 51% लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं और इसको बहुत सोच समझकर, वो कह तो रहे हैं लेकिन वो सोच हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया, वो अचानक जो है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की अपनी ही कमी के वजह से सरकार आज खतरे में खड़ी हुई है। और जी बिल्कुल के जी, ये जो वक्त ले रही है सरकार, एक तो अभी जो वक्त 3-4 दिन के और मिल गया एक तरह से अपनी गिनती और दुरुस्त करने के लिए, और ये जो इतना वक्त लिया है अप्रैल से लेकर अभी तक, क्या ये वक्त जानबूझकर लिया जा रहा है कि बात तो दोनों तरफ से भलाई की हो रही है? टीम अन्ना कह रही है कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, सरकार एफडीआई के जरिए कह रही है कि हम महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ये जो वक्त बीत रहा है कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर होता देख रहे हैं आप? देखिए, टीम अन्ना इसमें कोई दो राय नहीं कि टीम अन्ना के अपने आशंकाएं हैं, वो अपनी जगह जायज भी हैं, लेकिन देखिए ये भी ये विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, शीतकालीन सेशन, ये सिर्फ लोकपाल के लिए बुलाया नहीं गया है, नहीं बुलाया, ये कोई एक्सक्लूसिव सेशन नहीं है। सेशन में गवर्नमेंट के पास कई बिजनेस होते हैं, वहां तक भी बात जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वजह से जो एक वैसे ही दिसंबर 9 तक का शायद मेरे ख्याल से स्टैंडिंग कमेटी ने समय दिया है, 7 दिसंबर तक दिया हुआ है। आज उनका बयान है कि अगले हफ्ते रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, मेंबर्स को दिखा दी जाएगी, तो वो प्रोसेस अभी तक जो है प्रोसेस चल रहा है अपने ही प्रोसेस में, तो उम्मीद किया जाना चाहिए जब एक आश्वासन दिया है तो टीम अन्ना पर भी ये है कि वो भी उस आश्वासन पर जो है इंतजार करें। और लेकिन सरकार का जैसे मल्टीपल एजेंडा होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, कई जिम्मेदारियां होती हैं, उनका सिर्फ एक लेजिस्लेशन नहीं है, आपका पूरा राइट टू फूड का पूरा पड़ा हुआ है, पेंडिंग मामला पड़ा हुआ है, बहुत सारे इस तरीके से, हाँ बहुत सारे मामले हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया में लगता ऐसा है, एक आम जनता में एक ये फीलिंग जरूर जा रही है कि ये सरकार सीरियस नहीं है। जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो सत्ताधारी दल हैं उनके लोग जो यूटर्न ले रहे हैं, उससे
ये शक जो है ये और मजबूत होता जा रहा है कि आर दे सीरियस, क्या वो गंभीर है इस विषय पर। ये जो शक है ये आने वाले दिनों में बढ़ता जा रहा है, और जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग नागरिक समाज के साथ उस समय जुड़े, वो जरूर जो है इस बारे में जो है बहुत ही ज्यादा जो है इनका आशंकाएं हैं। और मुझे नहीं लगता कि आम जनता में जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, देखिए ये किसी व्यक्ति विशेष मुहिम नहीं था, ये मुहिम मीडिया ने जरूर थोड़ा सा व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया होगा, लेकिन जो आम लोग जो सड़क पर आए वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। टीम अन्ना में अगर किसी का अगर व्यक्तित्व तो सबसे ऊंचा रहा है तो वो अन्ना जी का रहा है। बाकी जिन भी लोगों पर कीचड़ उछाले गए और वो सब उसमें अहम सिपाही जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे नहीं, किसी ने नहीं कहा मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, किसी ने कहा मैं भी किरण बेदी या मैं अरविंद केजरीवाल या मैं प्रशांत भूषण, किसी ने नहीं कहा। तो उनका एक व्यक्तित्व रहा है, वो अभी भी उनकी छवि बरकरार है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भावना से, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब पर आरोप लगा सकते हैं उनका ये है वो है, इनका कोई निजी फायदा नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सोचना कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, चाहे वो सरकार के रणनीतिकार सोच रहे हो या कोई भी, कि ये सोचना कि वो कमजोर हो गई है मूवमेंट, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आम आदमी जो है वाकई भ्रष्टाचार से जो है बहुत त्रस्त है। लेकिन इस बीच ये जो विपक्ष का रोल 8 दिन तक आपने देखा, क्या एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का यही रोल होना चाहिए था या कुछ और बेहतर हो सकता था? नहीं, देखिए ये कभी भी गवर्नमेंट या विपक्ष, ये दोनों का मिली जुली जो जिसे कहते हैं ना, एक कॉपरेशन से, ये सहयोग से ही जो है संसद चल सकता है। ये कहना कि उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष जिम्मेदार है, ये मिलजुल कर, इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का एक है, उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, ये आपस में तालमेल बनाते हैं, लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये पूरा व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं तालमेल का इतना अविश्वास हो गया है आपस में, अंदर ही तालमेल नहीं है, इतना कटुता आ गई है आपस में, जिसे कहते हैं कि इतना बिटरनेस आ गया है कि आप एक संसद को तक नहीं चला पा रहे हैं। तालमेल की बात है, एक तो सरकार के अंदर तालमेल नहीं जी, उसके बाद विपक्ष के साथ तालमेल तो बाद में आएगा जी। आज सुषमा जी ने यह भी ट्वीट किया है कि कांग्रेस और सरकार में भी तालमेल नहीं है, इसलिए सोनिया जी को बिल्कुल ये तो बोलना चाहिए। बिल्कुल देखिए, ये तो इसलिए कि देखिए अभी 3 शायद सांसदों ने, वो परवीन आरन ने और भी 1-2 लोगों ने, संजय सिंह ने, इन्होंने भी अपना जो है विचार, केरल कांग्रेस ने, केरला कांग्रेस का एक अलग अपना कंपल्शन है, जिसके वजह से उन्होंने कहा है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 संख्या का फर्क है और वहां लेफ्ट ने पूरा मूवमेंट को जो है हाईजैक कर लेगी, वो डरते हैं, उनका अपना एक आंकड़ा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह का एक आपस में जो एक ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जहां इतना बिटरनेस है विपक्ष और उसमें सत्ता दल में, ये किसी भी स्वस्थ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जो है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपस में अल्टीमेटली जो आवाम जो चाहती है वो है कि चर्चा हो। आपको याद होगा एक जेपीसी के मुद्दे पर क्या हुआ था जी, उसको लेकर पूरा, अगर जेपीसी को मानना ही था जी तो सरकार तो बहुत पहले मान सकती थी। सिमिलरली अगर आपको एडजमेंट मोशन पर तय होना ही है तो क्यों आप जब तक मजबूर कर रहे हैं कि पूरा पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाए और आखिरी 4 दिन बचे तब जाके आप तैयार हो जाए। तो इसी से शंका होती है, इसी से जो है कहीं ना कहीं ये रहता है कि इनका जो एक तो आपसी तालमेल नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो मंशा, नियत उस पर जो है कहीं ना कहीं डाउट। सत्ता को उखाड़ना जनता जानती है, क्या इसकी वजह सरकार के साथ अगर ये हश्र होता है तो क्या इसकी वजह दूरदर्शिता की कमी आप देखते हैं? जो पास में है, मैं तो कहूंगा संकट अन्ना का आया, अन्ना को शांत करा दो, संकट भारत बंद का आया, मैं वही दोहराऊंगा, अहंकार, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक पावर का एरोगेंस इतना हो गया कि एक डिस्कनेक्ट हो गया, आवाम से बिल्कुल कट गई है सरकार, जमीनी सच्चाई से कट गई है, जमीनी हकीकत से जो है बिल्कुल दूर हो गई है, अपनी एक दुनिया में बैठी हुई है जहां लगता है उसे 1975 में भी यही हुआ था। तो आपको लगता है कि जनता के बाद आप सब जानते हैं, हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, हम अपना जो है गांधी जी के 3 बंदर की तरह जो है, हम तो 2010-2008 से कंपेयर करते हैं, आप 1975 से कंपेयर करें जब खुद में सीमित होकर रह गई है सरकार। असफर साहब, जब ये सत्र बीत जाएगा, एफडीआई के मुद्दे पर मान लीजिए सत्र बीत जाए, हंगामा होता, 2010 की तस्वीर अगर रिपीट हो जाए और लोकपाल का बिल भी अटक जाए, अन्ना का आंदोलन शुरू हो जाएगा, उस वक्त लोकपाल को लेकर सरकार का एक्सक्यूज क्या होगा?
देखिए, एक्सक्यूज क्या होगा ये तो सरकार बताएगी, लेकिन सरकार जिस तरह देश को ले जाना चाहती है बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। इसको निगेटिविज्म अगर आप कहें तो बिल्कुल ये मानसिक इसमें दबाव में लोग रहेंगे कि जिस जनता ने और जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से लड़ाई करके इस देश को आज़ादी दिलाई और अपने यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया, उसी डेमोक्रेटिक सेटअप का ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब देखिए एफडीआई, इन्हें हर एक देश की अलग अलग परिस्थितियां होती है। अमेरिका की जो परिस्थिति है, साउथ कोरिया की जो परिस्थिति है, वो हिंदुस्तान की नहीं है। साउथ कोरिया में मशीनें लग जाएं, वहां ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, वो अपना माल दूसरे के यहाँ भेजेंगे। हमारे यहाँ उतनी ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मॉल से ज्यादा खुदरा दुकानों की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार होना चाहिए। एक मॉल बना देंगे आप तो उसमें बहुत ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ कानून हुकूमत की बात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत की बात होनी चाहिए। वो अगर डेमोक्रेसी में, जब डेमोक्रेसी है तो अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनोगे तो किस चीज को सुनना चाहते हैं? हमारी बातों को नहीं सुनोगे तो किसी को सुनोगे। जो हालात है उनमें फर्क है। जो हालात चाइना के थे वहां पर जब एफडीआई रिटेल में आया था, उस वक्त जो वहां हालात थे और जो यहां हालात में फर्क है। क्योंकि चीन ने पहले अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई और फिर एफडीआई आया ताकि जो कंपनियां बाहर से आई हैं वो उनके देशों से ही उन्होंने सामान खरीदा, क्योंकि वो कम लागत पर उन्हें मिला और उसको फिर बेचा गया। और यहां तक कि वहां का सामान बाहर भी जाता है। लेकिन यहां हमारा प्रोडक्शन पे ध्यान कम है और स्थितियां अलग हैं। इसलिए सरकार को चीन की जो तस्वीर है उससे नहीं देखना चाहिए। जो तस्वीर न्यूयॉर्क में देखने को मिली थी फरवरी में, जब वहां वॉलमार्ट का विरोध हुआ था और कहा गया था कि नौकरी छीनती है वॉलमार्ट, देती कम है, तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बात की है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता तो विरोध इस भारत बंद की शक्ल में नजर नहीं आता। प्राइम टाइम इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।